तो लेट अस स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। पहले तो मुझे बताओ कि मुक्कत के अलावा कितने लोग हैं जिनके जुलाई में एग्जाम हो रहे हैं और उनको चैप्टर 2 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास पटेल के स्टूडेंट्स हैं जिनको चैप्टर 2 आ रहा है, डीपीएस में भी आ रहा है ना। बट डीपीएस में द बेस्ट पार्ट इज कि टिल बोहर आ रहा है, मतलब बोहर में बीच में वो टॉपिक्स भी आ रहे हैं, लाइमन वाले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तुम गए नहीं मूवी देखने? आज थी ना मूवी? ठीक है, अच्छा ओनली 2 स्टूडेंट्स। अच्छा, और कौन से बच्चे हैं जिनको चैप्टर 2 आ रहा है अभी जुलाई में या अपकमिंग एग्जाम में? आपके स्कूल में आ रहा है ना? आपके स्कूल का नाम क्या है? रियान। आपके भी चैप्टर 2 आ रहा है ना? तो सिर्फ एक मुक्कत ही है जिसको चैप्टर 2 नहीं आ रहा, और कोई स्कूल का बच्चा है यहाँ पे? स्कॉलर के एग्जाम्स तो भी है नहीं, बट जब भी होंगे तो चैप्टर 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम्हें 1 नहीं आया अभी तक, है ना। तो दैट मीन्स हमें चैप्टर 2 आज रिवाइज करना चाहिए। तो कल से मैं एक बार चैप्टर 1 करवाऊंगी, क्योंकि मुकद में चैप्टर 1 आ रहा है और उसके कुछ टॉपिक्स है लाइक स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच्चों को अभी भी एक फोबिया है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। अब मुझे एक बात बताओ, चैप्टर 2 में जो 3 टॉपिक्स हैं, एक तो थॉमसन मॉडल, जिसपे तो सच में बताऊं क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं, बट जस्ट टू फॉलो द सीक्वेंस मैंने 3 टॉपिक थे, एक रदरफोर्ड, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे वो बोहर मॉडल पे आएंगे। तो मैंने आपके ये 3 टॉपिक्स क्लब करे थे एंड नॉट वंस, मैंने 2 बार टेस्ट रखा है। लास्ट मंडे जब इस टेस्ट इन 3 टॉपिक्स का टेस्ट रखा गया था, तो आई सो दैट पीपल आर ओनली गेटिंग 5 आउट ऑफ 15, 2 मार्क्स आउट ऑफ 15। उसको मद्देनजर देख के एक्स्ट्रा क्लास प्लान आउट करी गई। उस एक्स्ट्रा क्लास में बहुत कम बच्चे आए, फिर उसके बाद चलो जो आए जो नहीं आए, फिर दोबारा से कल टेस्ट रखा गया। कल भी क्या हुआ, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 का क्लब टेस्ट था, आधे बच्चों ने अभी भी चैप्टर 2 का टेस्ट नहीं दिया। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि ये जो 3 टॉपिक्स हैं, कौन से बच्चे हैं अभी तक उनके यही टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं है, जबकि इन टॉपिक्स में ज्यादा लेबर करने की जरूरत नहीं है। आपने कल ये टेस्ट नहीं दिया? मन्नत, कल वैभव आपने भी नहीं दिया, मतलब इस चैप्टर का। आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर 2, क्योंकि आज हम रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 कर रहे हैं। कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ये इनिशियल टॉपिक्स के ही टेस्ट नहीं दिए, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट सिर्फ बोहर ही है? कुमुद, प्रबलीन, मन्नत, अध्यांश, खुश, जोगिंदर, प्रभजोत, वैभव, शशांक, ऑलमोस्ट ऑल, है ना। तो मेरी बात सुनो, ये टॉपिक्स की मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी भेज रखी है। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत है, आप प्लीज़ वो रिकॉर्डिंग सुनो और इसको प्रिपेयर करो, क्योंकि अब मैं इसके आगे से ही पढ़ाना शुरू करूंगी, और जब आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा उनमें ये टॉपिक्स क्लब होके आएंगी। मतलब अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 2 का पढ़ाने वाली हूँ बोहर मॉडल का, उनके साथ इन टॉपिक्स का इकट्ठे टेस्ट होगा। तो अब ये टॉपिक्स आप खुद प्रिपेयर करो, क्योंकि मैंने कितनी बार ये टॉपिक्स पढ़ा दिए और एक्स्ट्रा क्लास में भी ये टॉपिक्स पढ़ाए थे। तो जो बच्चे नहीं आए थे वो रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है ग्रुप में, लेकिन आपको पढ़नी तो खुद पड़ेगी ना। और मैंने आपको फॉर श्योर बता रखा है कि 3 मार्क्स के बोहर पोस्टुलेट पूछे जाते हैं। और बाय चांस मेरी बात सुनो, आप बोर पोस्टुलेट याद करके गए और आपने देखा कि मैम आपने तो बोला था कि पोस्टुलेट का बोर मॉडल आएंगे, वो तो आए ही नहीं। बट पोस्टुलेट्स को याद करने का क्या फायदा हुआ? वन ऑफ द पोस्टुलेट इज कि रेडियस इज गिवन बाय 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अगर पोस्टुलेट नहीं भी आया, इस पोस्टुलेट से आपको रेडियस का फॉर्मूला तो याद हो गया, न्यूमेरिकल रेडियस कैलकुलेट करने का तो आता ही आता है। जैसे कल मैंने एक टेस्ट डाला था, उसमें था कैलकुलेट द बोहर रेडियस, क्या था क्वेश्चन? कैलकुलेट द बोहर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सॉरी वेलोसिटी का डाला था। एनीवेज, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना हो हीलियम का, तो कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली हीलियम है तो जेड की वैल्यू क्या लोगे? जेड की वैल्यू क्या लोगे? पता है ना ये दिलशान? जेड की वैल्यू 1 कब लेनी होती है? जब किसका रेडियस कैलकुलेट करना होता है? हाइड्रोजन। जेड की वैल्यू 2 कब लेनी होती है? जब किसका रेडियस कैलकुलेट करना होता है? हीलियम पॉजिटिव। और जेड की वैल्यू 3 कब लेनी होती है शशांक? जब लिथियम। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जेड 1 2 3 तो तभी लोगे ना अगर आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि नीचे जेड आना है कि जेड स्क्वायर आना है, तो ये तीनों फॉर्मूले पैरेलली याद करो। पहले रेडियस का फॉर्मूला याद करो, व्हाट इज द बोहर रेडियस? 0 अप इनटू अपॉन एन ऊपर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट वेलोसिटी का फॉर्मूला
कल मैंने वेलोसिटी का न्यूमेरिकल डाला था 2.z/n, इसमें स्क्वायर नहीं आता, z ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ। अब लेट मी टेल यू, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी कि मैम एक बात बता दो, कल टेस्ट चल रहा था कि मैम वेलोसिटी के फॉर्मूले में यहाँ माइनस तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी नेगेटिव में हो सकती है? कोई चीज घूम रही है, तेज घूमेगी या कम घूमेगी? वैसे तो इलेक्ट्रॉन तेज ही घूम रहा होगा, और अगर आपको बाई चांस ये लग भी रहा है कि पावर नेगेटिव हो सकती है, तो कई चीजें ना अपने दिमाग से सोचा करो कि वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो पावर हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ही होगी। और अगर बाई चांस आपने मीटर पर सेकंड में निकालना है तो यहाँ पे 6 आ जाएगी पावर। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये 2 पोस्टुलेट भी हो गए। अगर आपको लिखने आ जाए कि गिव द 6 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, तो आप वन ऑफ द पोस्टुलेट लिखोगे ना कि बोहर रेडियस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और अगर पोस्टुलेट लिखने नहीं आए तो भी इस पोस्टुलेट को याद करने का क्या फायदा हो रहा है कि अगर रेडियस का न्यूमेरिकल आ गया तो आपको फॉर्मूला याद है तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो बोहर तो एक ऐसा टॉपिक है, सो स्कोरिंग फॉर योर एग्जाम। मतलब कई बच्चे आकर एक दिन पहले अगर मुझे ये पूछते हैं ना कि मैम चैप्टर 2 का वो टॉपिक बता दो कि हम पास हो जाएं, तो ये पास ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। ये वो टॉपिक है, अगर कोई बच्चा डीप स्टडी नहीं भी कर रहा या किसी कारणवश उसने नहीं भी कर पाया, वो ये टॉपिक्स हैं जो बच्चे को पास हो सकते हैं विद गुड मार्क्स। लेकिन हम बिल्कुल ब्लैंक बैठे होते हैं। और जब टॉपिक ही बोहर डाला है, फिर आप वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल में ब्लैंक बैठे हो कि आप वेलोसिटी का फॉर्मूला ही नहीं याद करके आ रहे हो, फिर तो आप कुछ पढ़ के ही नहीं आए हो। क्योंकि अगर मैथ स्टूडेंट हूँ और मुझे कल के टेस्ट में थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर आना है, मैं तो सबसे पहले बोहर को रट्टा मारूंगी कि यार मैम बोहर के क्वेश्चन तो डालेगी। एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, चाहे वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आए, चाहे रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए आए। तो अगर मैं वो चीजें नहीं करके आ रही तो दैट इज योर, वो आपके पार्ट पे गलत होगा। और एक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था कि 3 फॉर्मूलेज हैं एनर्जी के, और कल जो न्यूमेरिकल था उसमें तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 एनर्जी दे रखी थी, बट ये विद फर्स्ट ऑर्बिट थी। अगर आपको किसी और ऑर्बिट के लिए निकालनी है तो z² से मल्टीप्लाई करना था। ये फैक्टर तक भी गिवन था क्वेश्चन में। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? उन्होंने क्वेश्चन कैसे बना रखा था, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18। मतलब ये वैल्यू देने का पर्पज ये था कि आपको आधा फॉर्मूला ही दे रखा था, आपको सिर्फ इसके साथ क्या लगाना था, z²। निकालना क्या था, 5th ऑर्बिट की एनर्जी ऑफ आई थिंक विच हीलियम। तो 5th ऑर्बिट का मतलब है कि n की वैल्यू क्या पुट कर देनी थी, 5, और हीलियम था तो z की वैल्यू क्या पुट कर देनी थी, 2। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला भूल भी जा रहा था, उन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 देने का ये एडवांटेज था कि आपको आधा फॉर्मूला दे ही रखा था, दैट एनर्जी इज गिवन बाय -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू आपको एड ऑन क्या करना था, z²। सिर्फ एक एनर्जी का ही एक फॉर्मूला है जिसमें ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है नीचे भी। बट लेट मी टेल यू, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों को ये एनर्जी का फॉर्मूला वैसे याद भी होता है, कई बच्चों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी याद होता है, -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो जूल वाला है ना, जूल पर मोल वाला, तो ये वाला भी याद होता है। लेकिन मैंने ना इसके साथ एक और चीज और भी ऐड करी थी कि अगर ये जो बोहर का एनर्जी वाला फॉर्मूला सारे है लोग, -13.6, अगर n² की जगह, अगर नीचे n² है ना, ऊपर z² है, अगर मुझे ये गिवन हो कि इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो फाइंड द चेंज इन एनर्जी। एक क्वेश्चन मैंने पिछले से पिछले टेस्ट में डाला था, उसमें ट्रांजिशन हो रही थी। ट्रांजिशन मतलब उसमें दे रखा था कि इलेक्ट्रॉन 5th से फर्स्ट में आ रहा है, तो बच्चों ने सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा के -13.6 z²/n², n की वैल्यू 5 पुट करके निकाला हुआ था। रॉन्ग। क्या क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद 5th ऑर्बिट? वहां पे लिखा था कि आपने निकालना है कि जब इलेक्ट्रॉन 5th से फर्स्ट में आ रहा है तो कितनी एनर्जी में चेंज आया। उस केस में मैंने आपको बोला था कि आपको n 2 बार लेना है, एक बार n1² और एक बार, और क्योंकि वो 5th से आ रहा है तो हाइड्रोजन में फर्स्ट में ही आ रहा होगा,
क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में होता है नॉर्मली? दिलशान, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होता है? फर्स्ट में। और क्वेश्चन में अगर गिवन है कि वो ट्रांजिशन कौन सी ऑर्बिट से कर रहा है? फिफ्थ से। तो कितना एनर्जी उसने लिबरेट करी होगी? अब इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या कर रहे थे, सिंपल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, -13.6 Z²/n², विच इज करेक्ट। बट ये फॉर्मूला तो आपको तब लगाना होता है ना जब आपने सिर्फ एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट्स की निकालनी है। जब क्वेश्चन में ट्रांजिशन हो रही है, मतलब वो फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है या फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, फिर तो दो दो एन लेने थे ना। मतलब द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द अपर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो उसके लिए मैंने तुम्हें बोला था कि यही वाले फॉर्मूले में अमेंडमेंट कर लो कि -13.6/n² लेने की जगह n 2 बार आएगा ब्रैकेट में, 1/n1² -1/, और इसी क्वेश्चन में लिखा था उसके बाद कि फिफ्थ से आ रहा है, उसके बाद लिखा था ऑल्सो फाइंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब था कि अब तो वो फर्स्ट से बाहर ही चला गया, तो उसमें n2 इंफिनिटी ले लेनी थी। इसी क्वेश्चन में एक बार तो फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है, बोवली ट्रांजिशन में एनर्जी निकालनी थी, और उसके बाद लिखा हुआ था कि ऑल्सो कैलकुलेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो किसी भी बच्चे ने कैलकुलेट नहीं कर रखी थी। और जब मैंने बोहर मॉडल पहले भी पढ़ाया था तब मैंने ये बोला था कि टीचर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है बोहर का, कि वो बच्चे को बोल देते हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आधे बच्चों को तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ही नहीं पता होता, लेकिन जिनको मतलब पता भी है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता कि अगर रिमूव ही हो गया है तो मतलब वो इंफिनिटी पे चला गया। कहां पे चला गया? तो मैंने जिन बच्चों को नहीं पता था मैंने क्लियर किया था कि जब भी तुम आयोनाइजेशन वर्ड समझो तो समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में दिलशान कौन से ऑर्बिट में होता है, लेकिन आयोनाइजेशन का मतलब है कि तुमने उठा के उसको कहां फेंक दिया? फिफ्थ में नहीं, आयोनाइजेशन। अगर तो लिखा होगा फिफ्थ पे भेजा है फिर तो फिफ्थ। अगर उन्होंने कौन सी इंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए बोल रखी होगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जो भी चैप्टर थर्ड में पढ़ाई थी। क्या डेफिनेशन पढ़ाई थी आयोनाइजेशन इंथैल्पी की? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट। दिलशान, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि तुमने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से उठा के फिफ्थ में नहीं भेजा, तुमने फर्स्ट से उठा के उसको कहां भेज दिया? बाहर। बाहर का तो कोई n नहीं हो सकता ना, मतलब बाहर ही चला गया, तो उस केस में n to 5 नहीं लेना। क्या लेना है? कब लेना है n to infinity? when the word is written। प्लीज लर्न these things, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अ टीचर कैन ओनली शेयर द एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट कि गाइस बोर मॉडल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी टीचर्स पूछते हैं, क्योंकि उसमें बच्चा गलती क्या करके आता है उसको पता ही नहीं लगता n2 क्या लेनी है। लेकिन जब टीचर आपको बोल ही रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा, और इतना कहने के बाद वो सेम क्वेश्चन पेपर में पुट अप कर रहा है, और जब मैं देख रही हूँ कि बच्चे फिर भी छोड़ के आ रहे हैं, फिर तो मेरे को सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है कि जब मैं, आप मानोगे नहीं, ये मेरे स्टूडेंट्स की वर्डिंग्स हैं कि कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम अगर हम आपका लेक्चर भी अच्छे से सुन लेते हैं ना भी पढ़ के जाएं, हमारे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि आपको उस तरीके से पढ़ाया जाता है कि गाइस ये क्वेश्चन आएगा, इसमें आपने ये करना है। अब उसके इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने सेल्फ स्टडी करी है या नहीं करी, अगर आपने टीचर के पॉइंट्स को अच्छे से सुन लिया है और अच्छे से सुन के भी अगर आप पेपर में इंप्लीमेंट करके आ रहे हो, आपके मार्क्स आएंगे। सुना है नहीं, घर में 2 घंटे 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली, स्कूल में गए आप आयोनाइजेशन वर्ड को सुन के प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए कि इसमें n2 क्या लेना है, n1 क्या लेना है, तो वो सेल्फ स्टडी आपकी किसी ट्यूशन या कोई भी गाइडेंस किस लिए होती है कि जो चीज हमें घर में 2 घंटे पढ़नी पड़े, टीचर की हेल्प से वो हमें आधे घंटे में ही समझ आ जाए, टू रिड्यूस आवर सेल्फ स्टडी। दो हम ये कहते हैं कि सेल्फ स्टडी ज्यादा करो, बट ट्यूशन क्यों लगाते हैं? आप ट्यूशन ना लगाओ, बुक्स आपके पास हैं, यूट्यूब आपके पास है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 घंटे की यूट्यूब की वीडियो सुन के, 2 घंटे उस एनसीईआरटी की बुक को रीड करके नोट्स बना के कोई टॉपिक 5 घंटे में खत्म करने का टाइम नहीं है। टुडे वी आर शॉर्टेज ऑफ टाइम, इसीलिए हम ट्यूशन जाते हैं कि टीचर अपना पका पकाया जो उसका एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करे, हम उसको यूज करके फिर स्टडी करें। तो अब आप जाके घर में एनसीईआरटी की बुक खोलोगे या कोई भी नोट्स खोलोगे तो आपको समझ जल्दी आएगा। अगर आप सेम न्यूमेरिकल भी नोट्स में से रिवाइज कर रहे होगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला, तो आप जैसे ही देखोगे कि मैम ने n2 की वैल्यू इंफिनिटी ले रखी है, तो आपको समझ आएगी कि मैम ने बोला था कि आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिमूव, वो आउटर मोस्ट शेल से रिमूव कर दिया गया है। तो पहले अगर वो 1 में था
तो शशांक अब वो कहाँ चला गया? अब इसको निकालना तो और भी आसान है, बिकॉज 1/∞ इज, तो आपको आंसर में तो करना तो कुछ ही नहीं है, आंसर तो आ ही गया क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया और 1 का स्क्वायर इज 1, तो आपका आंसर तो -13.6 ही आएगा। बट टीचर को आंसर में इंटरेस्ट नहीं होता। अब किसी बच्चे ने सिंपली एनर्जी 1/n² से 1 लेके आंसर सेम निकाल लिया, बट उसने n∞ लिया ही नहीं, तो टीचर उसको मार्क्स थोड़ा देगा, क्योंकि वो तो यही देखेगा ना कि इसको तो अभी तक यही मतलब ही नहीं पता कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो हैविंग सेड दैट, मैं आपको बार बार यही चीजें बोल रही हूँ कि ये बोहर के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो। बोहर मॉडल तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पास विद गुड मार्क्स करवा सकता है। इसके पोस्टुलेट्स डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, एंड सपोज किसी एग्जाम में डायरेक्ट पोस्टुलेट्स ना भी पूछे गए हों तो वो बच्चा भी आके मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैम हमारा टाइम, क्योंकि हो ना हो रेडियस का न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, बोहर रेडियस, बोहर वेलोसिटी का न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो जो आपने पोस्टुलेट याद करे हैं कि बोहर रेडियस इज गिवन बाय 0.529 n² बाय z, वो पोस्टुलेट आपको याद होगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे ना। अगर आपने बोर का ये पोस्टुलेट याद कर रखा होगा कि वेलोसिटी इज गिवन बाय 2.18 इंटू 10 की पावर +8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू z बाय n, तभी आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाओगे। एंड एनर्जी इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 z²/n²। लेकिन अगर ट्रांजिशन की बात हुई है, किसकी बात हुई है कि इलेक्ट्रॉन 5th से फर्स्ट आ रहा है या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से 5th में जा रहा है या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से जाके इंफिनिटी पर ही चला गया, तो आपको n1 और n2 दोनों लेने पड़ेंगे ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो मेरे साथ, माइनस ब्रैकेट में 1/, -1/ ऊपर, एंड व्हाट इज z², 1 इफ इट इज हाइड्रोजन, 2 इफ इट इज, 3 इफ इट इज, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, ये आपका चैप्टर 2 का बेस है जो मैं आपको कितनी बार करवा चुकी हूँ, और अगर अभी भी किसी बच्चे ने किसी कारणवश नहीं करा तो रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, आप प्लीज वो गो थ्रू करोगे तो आपको एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा कि दिस इज टू बी डन। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, चैप्टर 2 का। अब चैप्टर 2 में बोहर मॉडल के बाद कुछ थ्योरीज आई, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है चैप्टर 2 का जो अगेन एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है। जब साइंटिस्ट को एटम्स के बारे में और जानना था, बोहर मॉडल तो आ गया लेकिन बोहर मॉडल भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कौन सा एटम लिया, हाइड्रोजन, और उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ना एक्साइट करते हैं। जब भी किसी एटम को एक्साइट किया जाता है ना तो उसमें से रेज निकलती हैं, और उन रेज को अगर हम प्रिज्म से पास करें तो एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। अब देखो ध्यान से सुनो, आज से पहले तुमने स्पेक्ट्रम का वर्ड कब सुना था, 10th तक, कि वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स विद योर रेनबो। ये तो आपने सबने पढ़ा हुआ है ना कि जब वाइट लाइट, सन की वाइट लाइट नेचुरल प्रिज्म से पास हो, रेन ड्रॉप से पास हो, या अगर आर्टिफिशियल प्रिज्म से पास हो तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको हम स्पेक्ट्रम वर्ड बोलते थे। वो स्पेक्ट्रम होता था वाइट लाइट का। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा यू नो व्हाट, एटम्स का भी स्पेक्ट्रा होता है, हर एटम का अपना यूनिक स्पेक्ट्रा होता है। जैसे सोडियम, अगर आप सोडियम को एक्साइट करोगे ना तो सोडियम में से भी 2 रेज निकलती हैं येलो कलर की, एक 5890 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग, एक 5896 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग। और सबसे फायदा क्या है कि हर एटम का स्पेक्ट्रा यूनिक होता है, यानी कि अगर मेरे पास कोई सैंपल है और मुझे नहीं पता कि ये सोडियम है, और अगर मैं इसमें से इसको एक्साइट करूं और इसमें से 2 रेज निकले, एक 5890 वाली और एक 5896 वाली, जो सिर्फ सोडियम के केस में ही निकलती है, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये सोडियम है। यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज बेसिकली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम्स। ये किसके लिए यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ। लेकिन जब पहली बार साइंटिस्ट ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करने की कोशिश करी थी तो उन्होंने कौन से एटम के स्पेक्ट्रा को स्टडी करने की कोशिश करी थी, द लाइटेस्ट एटम विच इज हाइड्रोजन। तो हमारे सिलेबस में कौन से एटम का स्पेक्ट्रा है इंद्रजीत,
हमारे सिलेबस में कौन से एटम का स्पेक्ट्रा है? हाइड्रोजन। अब इन्होंने इसके स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने के लिए ऑब्वियसली इसको एक्साइट किया होगा, बिना एक्साइट करे तो एटम रेज एमिट नहीं करेगा, तो उन्होंने कैसे एक्साइट किया बता सकते हो? यस, ये जो मैंने यहाँ पे वायर बनाई है तो ये क्या है, मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही हूँ, जबकि आप एक्साइट करने के लिए हीट भी कर सकते हो। तो आपने बेसिकली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को कैसे स्टडी करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रा है। यू हैव टू टेक हाइड्रोजन एंड यू हैव टू एक्साइट इट। शशांक, हाउ कैन यू एक्साइट इट? आइदर बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी और बाय गिविंग हीट। तो क्या होगा, जो ये जो अंदर एटम होगा वो एक्साइट हो जाएंगे, कुछ देर बाद दिलशान वो क्या एमिट करेंगे? तो जब रेज एमिट हुई तो एक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ। अब उनको अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने देखा कि कुछ रेज विजिबल रीजन में एमिट हो रही हैं, कौन से रीजन में एमिट हो रही हैं, वो किसने डिस्कवर करी थी? बाल्मर। कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी? तो उसका नाम पड़ गया बाल्मर सीरीज। The first rays of light that were emitted by hydrogen were discovered in which region? Visible। एंड किसने डिस्कवर करी थी? तो उन रेज का नाम क्या पड़ गया? बाल्मर। उसके बाद साइंटिस्ट आया था यूवी रेज। यूवी रेज में जिसने डिस्कवर करी थी उसका नाम था लाइमन। उसका नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम क्या पड़ गया? लाइमन सीरीज। ऑब्वियसली जिसने डिस्कवर करी थी क्रेडिट तो वही लेगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसने देखा कि कुछ रेज इंफ्रारेड रीजन में भी एमिट होती हैं, वो डिस्कवर करी थी पास्चन ने। तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये रेज मैंने डिस्कवर करी हैं, तो इसने अपने नाम पे सीरीज रख दी पास्चन सीरीज। कुछ इंफ्रारेड रेज और भी एमिट हुई जो पास्चन ने डिस्कवर नहीं करी, उनकी वेवलेंथ कुछ और थी। उन इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ को डिस्कवर करा ब्रैकेट, तो उसका नाम क्या पड़ गया? एंड लास्ट इंफ्रारेड रेज जो ना पास्चन डिस्कवर कर पाया ना ब्रैकेट डिस्कवर कर पाया। पी वैसे साइलेंट होता है बट पी फंड या फंड जो भी आप बोलना चाहते हो। तो दीज आर द 5 सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। आई अगेन रिपीट, बोर मॉडल के बाद जो अगला टॉपिक चैप्टर 2 का जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब साइंटिस्ट को एटम्स के बारे में और जानना था तो उन्होंने एटम्स को एक्साइट करना शुरू करा। On exciting the atoms, like either by giving electricity or by giving heat, scientists ने देखा कि atoms में से कुछ rays निकलती हैं। तो जैसे व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा होता है, विबग्योर जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा होता है जो हमने देख रखा है रेनबो की फॉर्म में, ऐसे ही हर एटम का अपना स्पेक्ट्रा होता है और हर एटम का स्पेक्ट्रा यूनिक होता है। लाइक अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऐसा है तो किसी और एटम का स्पेक्ट्रा ऐसा नहीं हो सकता। अगर सोडियम कौन सी रेज एमिट करता है? 2 येलो लाइंस, 1 करस्पॉन्डिंग टू 5890 एंड 1 करस्पॉन्डिंग टू 5896, तो वो कोई और एटम नहीं एमिट कर सकता। ये मैं इसीलिए पूछूं कि कई बार ना ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज नोन एज फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एटम। जैसे हर ह्यूमन बीइंग की फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती है, हाँ, ऐसे ही हर एटम का स्पेक्ट्रा भी अलग अलग होता है। अब यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है और यहाँ पे मेरी फिंगरप्रिंट्स हैं, तो क्रिमिनल मैं ही मानी जाऊंगी ना, क्योंकि मेरी फिंगरप्रिंट्स के निशान इधर हैं। तो फिंगरप्रिंट से क्रिमिनल्स का पता करा जाता है। ऐसे ही एटम के स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करके ये पता लगाया जाता है कि अच्छा इसका स्पेक्ट्रा सोडियम से मैच हो रहा है तो ये सोडियम ही होगा, क्योंकि वैसा स्पेक्ट्रा दुनिया में किसी और एटम का। तो वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज known as fingerprints of the atom। आप बोलोगे just like fingerprints are unique, just like fingerprints are, and that is why it is used for the identification of individual person। किसी भी individual person, जरूरी नहीं है वो क्रिमिनल हो, किसी भी कारणवश अगर हम किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो अगर उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाएं, दो आजकल फिंगरप्रिंट्स ऑल्टर हो जाते हैं सर्जरी से। आजकल क्रिमिनल्स इतने चालाक हैं वो अपने फिंगरप्रिंट्स भी चेंज कर लेते हैं कि हम पकड़े ना जाएं। फिर आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शुरू हुई है कि डीएनए मैच करके अगर किसी का बाल, क्रिमिनल साइट पे किसी का बाल रह गया या किसी की सलाइवा रह गई तो उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर जिस पे शक होता है उसका डीएनए निकलवाया जाता है उसके किसी भी बॉडी पार्ट के सेल से, और अगर वो डीएनए मैच हो जाए फिर पक्का वो क्रिमिनल है। क्योंकि जो फिंगरप्रिंट्स होती है ना वो तो फिर भी क्रिमिनल, अगर चालू क्रिमिनल है बहुत या अगर बहुत बड़े लेवल का तो वो फिंगरप्रिंट्स ऑल्टर करा लेगा। तो फिंगरप्रिंट से भी बेटर टेक्निक क्या है आजकल?
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, अगर किसी क्रिमिनल का कोई भी बॉडी का हेयर या कोई सलाइवा या कोई भी ऐसा पार्ट छूट गया है जहां से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लें और फिर जिस पे हमें शक है उसके डीएनए को मैच कर लें। इवन पेटर्निटी के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जस्टिन बीबर का नाम सुना होगा, सिंगर। तो जस्टिन बीबर पे किसी ने एलिगेशन लगाया था कि द सन बिलोंग्स टू जस्टिन बीबर, तो उसने डीएनए मैच करवा के प्रूव किया था कि ही इज नॉट माय सन, क्योंकि सेलिब्रिटीज पे उनकी प्रॉपर्टी वो करने के लिए बहुत बार ऐसे एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं। तो आजकल बड़े लेवल पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चल रही है, बट चलो वी आर गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक। तो मैं ये कह रही थी कि फिंगरप्रिंटिंग जैसे इंसानों को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है, ऐसी एटम को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्योंकि अगर किसी सैंपल का एटॉमिक स्पेक्ट्रा सोडियम से मैच हो गया तो वो पक्का सोडियम ही होगा। अगर किसी सैंपल का एटॉमिक स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन से मैच हो गया तो वो पक्का हाइड्रोजन ही होगा। तो आप सिंपल 2 लाइनें लिखोगे कि जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, सिमिलरली एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज यूज्ड टू मैच द एटम, हेंस इट इज नोन एज फिंगरप्रिंट्स। ओके, एनीवेज हमारे सिलेबस में कौन से एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है? हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने के लिए दिलशान उसको एक्साइट कैसे किया? आइदर बाय गिविंग और बाय गिविंग हीट। जैसे ही एटम एक्साइट हुआ उसने क्या एमिट करी? वो रेज कितने रीजन में लाई कर रही थी? अलग अलग रीजन में लाई कर रही थी। सबसे पहले जो रेज डिस्कवर हुई वो कौन से रीजन में लाई कर रही थी? नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट known as Balmer. The first series which were emitted in the UV region were emitted by, discovered by Lyman. The other 3 series, they all were lying in infrared region, discovered by 3 different scientists named after Brackett and। अब इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ना एक फर्क है कि अगर तुम इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखोगे, पेन कहाँ रख दिया मैंने, तो ये डिफरेंट। कृष्णा जल्दी आना। अगर आप इन सारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखोगे ना तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा पता कैसे होते हैं? अगर तुम्हें यहाँ पे एक रेड लाइट दिख रही है, अगर तुम्हें यहाँ पे एक रेड लाइट दिख रही है इंद्रजीत, अगर तुम्हें एक रेड लाइट दिख रही है उसके बाद अगली ब्लू लाइट थोड़ी डिस्टेंस के बाद होगी। मतलब जैसे तुमने रेनबो वाला स्पेक्ट्रा देखा है वो तो कंटिन्यूअस होता है, जैसे विबग्योर, ऐसे तो नहीं है ना कि वॉयलेट पहले खत्म होगा फिर इंडिगो शुरू होगा। हाउ इज द स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाइट लाइट? शशांक, कभी व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा देखा रेनबो की फॉर्म में? तो विबग्योर कैसे दिखता है कि पहले वॉयलेट खत्म हो जाएगा फिर इंडिगो शुरू होगा, या इंडिगो खत्म होगा फिर, वो एक में से ही निकल रहा होता है। मतलब एक कलर दूसरे कलर में से मर्ज आउट हो रहा होता है। ऐसा तो नहीं होता विबग्योर में वॉयलेट अलग से दिखे फिर बाउंड्री आए, फिर इंडिगो दिखे फिर बाउंड्री आए, फिर ग्रीन दिखे फिर ब्लू दिखे फिर येलो दिखे फिर ऑरेंज दिखे, नहीं। व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब कि उसमें एक कलर दूसरे कलर में से मर्ज आउट हो रहा होता है। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऐसे नहीं होते। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हर कलर में स्पेस होगी। जैसे अगर एक रेड लाइट निकल रही है उसके बाद ब्लू कलर की लाइट निकल रही है तो ब्लू यहाँ पे शुरू होगी, उनके बीच में प्रॉपर बाउंड्री होगी। तो दैट इज वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज डिसकंटिन्यूस। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? या डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हर रेस जो एमिट हो रही होती हैं उनके बीच में प्रॉपर बाउंड्रीज होती हैं, उनके बीच में प्रॉपर क्या होती हैं? अनलाइक द स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाइट लाइट विच वॉज कंटिन्यूस। अगर आप व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा देखोगे वो डिसकंटिन्यूस नहीं था, वो क्या था? बिकॉज वन कलर वॉज मर्जिंग आउट ऑफ दी। अभी वॉयलेट खत्म नहीं हुआ उसी में से इंडिगो निकल रहा है, अभी इंडिगो खत्म नहीं हुआ उसी में से ब्लू निकल रहा है, अभी ब्लू खत्म नहीं हुआ। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसीलिए बता रही हूँ कि 1 या 2 मार्क्स में आपको आएंगे। वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज डिसकंटिन्यूस? तो आप क्या बोलोगे कि इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा देयर इज स्पेसिंग और बाउंड्रीज बिटवीन दी 2 रेज एमिटेड। जो 2 रेज एमिट हो रही हैं उन रेज के बीच में आपको प्रॉपर क्या दिखेगी? बाउंड्री दिखेगी या क्या दिखेगी? स्पेस, ठीक है। एंड
व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रा में क्या होता है, वन कलर मर्जेस आउट ऑफ दी, दैट इज विबग्योर का एग्जांपल दे देना कि विबग्योर का अगर आपने स्पेक्ट्रा देखा है तो उसमें वॉयलेट एंड इंडिगो दे डू नॉट हैव स्पेशल बाउंड्री, इट अपीयर्स दैट इंडिगो इज मर्जिंग आउट ऑफ वॉयलेट, ब्लू इज मर्जिंग आउट ऑफ इंडिगो एंड सो ऑन। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। एनीवेज, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की 5 सीरीज बताओ। Lyman lies in which region? UV. Balmer lies in which region? Paschen, bracket and Pfund lies in? अब बोहर इतना चालाक था ना, बोहर ने ये भी बताया कि कब विजिबल रीजन में निकलेंगी रेस, कब यूवी में निकलेंगी। उसने कहा बोहर ने कि तुम क्या, जब तुम एटम को एक्साइट करते हो ना, तो होता क्या है कि तुम जब एटम को इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो जो एटम का इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट से, ये एक्साइट होने का मतलब है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले ऑर्बिट्स में चला जाता है। जैसे मान लो 5th ऑर्बिट में चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाता है तो वहां पे वो अनस्टेबल होता है, तो वो कहता है कि मैं जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया हूं मैं नीचे आऊंगा। अगर वो 5th से सीधा ही कौन से ऑर्बिट में आ जाता है, तो जो रेज निकलेंगी वो लाइमन में लाई करेंगी। अभी तक तो मैं ये पता लग रहा था कि जब रेस यूवी रीजन में निकलती हैं तो वो लाइमन सीरीज कहलाती हैं। बोहर ने आंसर दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन 5th, 4th, 3rd, 2nd कहीं से भी फर्स्ट में आएगा, किसमें आएगा, तो पक्का कौन सी रेज निकलेंगी, लाइमन। लेकिन अगर वो आते 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 2nd पे रुक गया, आया तो 5th से पर रुक कहाँ गया, तो फिर जो रेज निकलेंगी वो बाल्मर में निकलेंगी। कौन से रीजन में निकलेंगे, यानी कि अगर आपको ऑर्बिट जहां से वो आ रहा है वो 5th, 4th, 3rd कुछ भी गिवन हो, बट गिवन हो कि वो लैंड कहां पे हो रहा है, लैंडिंग कहां पे हो रही है, टेक ऑफ जहां मर्जी से हो। वहां पे एक छिपकली घूम रही है। अगर उसकी लैंडिंग कहां पे हो रही है, 5th, 4th, 3rd से लैंडिंग कहां पे हो रही है, तो फिर वो कौन से रीजन में लाई करेगा, बाल्मर। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो ऊपर से आ रहा है पर 3rd में आ रहा है, ऊपर से आके लैंडिंग उसकी 3rd ऑर्बिट में हो रही है, तो फिर जो रेज निकलेंगी, निकल क्यों रही है, क्योंकि जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके गया है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, उतनी अब वो एमिट करेगा। जब आपने एक्साइट किया था वो ऊपर गया ना एक्साइट आपने कैसे किया था, बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन, तो वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था अब वो नीचे आकर उतनी एनर्जी एमिट करेगा। बस फर्क ये है कि अब वो किसकी फॉर्म में एमिट कर रहा है, रेज। बट क्या वो रेज लाइमन रीजन में लाई करेंगी, क्या वो रेज बाल्मर में लाई करेंगी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो आ कौन से ऑर्बिट में रहा है। जहां मर्जी से आ रहा हो, फर्स्ट में आ रहा है तो पक्का कौन सी सीरीज होगी, जहां मर्जी से आ रहा है 2nd में आ रहा होगा तो कौन से रीजन में लाई करेंगी, जहां मर्जी से आ रहा है 3rd में आएंगी तो क्या होंगी, जहां मर्जी से आ रहा है 4th में आ रही होंगी अध्यांश तो क्या होंगी, ब्रैकेट। और अगर जहां मर्जी से आ रहा है और अगर 5th में आ रहा होगा तो, अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जब आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा के न्यूमेरिकल्स आएंगे ये आपको गिवन होगा कि एन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 5th to 2nd, बट आपको ध्यान देना है कि अगर वो 2nd में आ रहा है, इंद्रजीत विच रीजन इट विल लाई, 2nd में, 2nd वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल्मर विजिबल वाला है। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा एन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 5th to 2nd, विच रीजन, विजिबल सीरीज। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 5th to 1st, रीजन सीरीज। अगर गिवन होगा इलेक्ट्रॉन 5th से 3rd में आ रहा है, 5th से 3rd में आ रहा है, 5th से 4th में आ रहा है, 6th से 5th में आ रहा है, ठीक है। अब यानी कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन होगा भी कहां पे आ रहा है, तो विल यू बी एबल टू प्रिडिक्ट दैट विच रीजन एंड विच सीरीज,
अब लास्ट करा रही हूँ, इसके बाद न्यूमेरिकल करा के टॉपिक खत्म कर रही हूँ। एक साइंटिस्ट आया रिडबर्ग। रिडबर्ग ने कहा कि आप ना सिर्फ ये बता सकते हो कि अगर वो फिफ्थ से सेकंड आ रहा है तो वो विजिबल रीजन में रेज एमिट कर रहा होगा, बट उनकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या दिया बोलो? 1/λ 109677 1/n1 अपॉन। अब तक तुम सिर्फ ये बता पा रहे थे कि अगर वो फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है तो वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में एमिट कर रहा होगा, बट आप इस फॉर्मूले से अब लैम्डा भी निकाल सकते हो, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज रिडबर्ग। एक बार मेरे साथ रिडबर्ग फॉर्मूला बोलो। 1/, इक्वल्स टू, ब्रैकेट स्टार्ट, n1 और n2 क्या लोगे जो क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन होगा कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम फिफ्थ टू सेकंड, फिफ्थ टू फाइंड द वेवलेंथ। तो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, तो n2 की वैल्यू क्या लोगे? फिफ्थ। n1 की वैल्यू क्या लोगे? बट बिना वेवलेंथ निकाले आप ये बता सकते हो कि पक्का आएगी विजिबल रीजन। ये नहीं कि आप पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करके देखोगे कि वो 450 नैनोमीटर या 750 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि विजिबल रीजन की रेंज क्या होती है? 450 से 750 नैनोमीटर। लेकिन आप बिना वेवलेंथ कैलकुलेट करे दावा कर सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, फिफ्थ से किस में आ रहा है, तो वो कौन से रीजन में लाई करेगा? विजिबल। बट जस्ट टू वेरीफाई आप देख सकते हो कि जो आपका लैम्डा का आंसर आएगा वो 450 टू 750 नैनोमीटर के बीच में ही लाई कर रहा होगा। क्यों 450 टू 750 के बीच में लाई करेगा? क्योंकि आना ही विजिबल रीजन में चाहिए। हम तो पहले ही क्लेम कर चुके हैं ना कि अगर वो फिफ्थ से कौन से ऑर्बिट में आ रहा है? सेकेंड, तो वो कौन से रीजन में लाई करेगा? विजिबल। मैं ये कह रही हूँ कि कल को आपकी वेवलेंथ की वैल्यू 450 टू 750 के बाद ही आ रहा आंसर, फिर तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मेरा आंसर गलत आया है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में लैंड हो रहा है तो इट मस्ट एंड इट शुड फॉल इन विजिबल रीजन। इट मस्ट एंड इट शुड फॉल इन, एंड इट मस्ट एंड इट शुड फॉल इन विजिबल रीजन का मतलब क्या है कि इसकी वेवलेंथ किस रेंज में आनी चाहिए? 450 नैनोमीटर टू। बट अगर आपका 1/λ से लैम्डा 450 टू 750 के बीच में नहीं आया तो इसका मतलब हमारी इंटरप्रिटेशन गलत है कि हमारा आंसर गलत आ रहा है? आंसर गलत आ रहा है। आप रीचेक करोगे कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी लैम्डा निकालने में। लेकिन इस न्यूमेरिकल को करने में ना एक प्रॉब्लम है, इस ट्यूशन के अलावा कोई भी बच्चा ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाता। उसका रीजन बताती हूँ क्या, उसका रीजन बताती हूँ क्या, और फिर तुम्हें बताऊंगी हाउ विल यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी मुझे भी ये दिक्कत आती थी। अब बच्चा क्या करता है, फॉर्मूला रट जाता है 1/λ 109677, ये भी बच्चे को पता लग जाता है कि 5 से 2 में आ रहा है तो n2 की वैल्यू 5 ले लेगा, n1 की वैल्यू 2 ले लेगा। अब ये फॉर्मूला ना पर सेंटीमीटर में है। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चों को प्रॉब्लम क्या आएगी। बच्चा रेसिप्रोकल लेगा। चलो पहले तो 1/λ को ही सॉल्व कर लो। 1/λ 109677, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 का स्क्वायर इज 25। यहाँ तक भी ठीक है पर सेंटीमीटर। अब यहाँ जाएगा बच्चा 1/λ इक्वल्स टू 109677, ये नीचे एलसीएम लेगा 25 इंटू 4 100, ऊपर 25 माइनस 24 21। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट 1/λ आ रहा है, आपको लैम्डा निकालना है। अगर तो वेव नंबर निकालना होता 1/λ ही निकालना होता फिर तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते। अब मोस्टली आपको क्वेश्चन में लैम्डा निकालना होता है। यहाँ से तो क्या आ रहा है दिलशान, यहाँ से लैम्डा है कि 1/λ है? निकालना क्या है? तो आपको होगी कि ठीक है मैम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या करेगा आम बंदा बच्चा? रेसिप्रोकल लेगा। जैसे वो रेसिप्रोकल लेगा उसको क्या प्रॉब्लम आएगी, सारे ध्यान से देखना। लैम्डा ऊपर चला गया, इसमें जो छोटी वैल्यू 100 है वो ऊपर चली जाएगी, और 109677 इंटू 21 इतनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड कैसे करोगे आप? इमेजिन आप 100 को 109677 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये 100 है और 109677.00। बच्चा यही तो मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई थी कि तुम क्या करो, एक ट्रिक बताई थी मैंने। वो ट्रिक क्या थी, मैंने बच्चों को क्या कहा, इसी फॉर्मूले में मैंने एक चेंज कर दिया। ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले में मैंने एक चेंज कर दिया कि ओरिजिनल फॉर्मूला ये है ना, आप यहाँ पे ना एक पॉइंट लगा लो। ध्यान से देखो मैंने 109677 को क्या लिख दिया
1.09677, मतलब मैंने अपनी मर्जी से कितने डेसिमल लगा दिए, 1 2 3 4 5। अब मैं 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मतलब 10⁻, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर मैं 109677 लेने की जगह क्या ले लूँ, 1.09677, तो मैं 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अभी भी इसमें गड़बड़ है। अब तुम एक काम करो, इसके साथ सेंटीमीटर में आंसर था तो इसको पर मीटर में ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपने आंसर नैनोमीटर में निकालना है। तो पर मीटर में लेने के लिए मैंने 10⁻2 ले लिया। सेंटीमीटर क्या होता है, मतलब तुम सिंपल एक काम करो, इस फॉर्मूले में इंटू 10⁻7 करके पर मीटर, ये वाला फॉर्मूला याद करो। इससे एडवांटेज क्या होगा, आई टेल यू नाउ। अब इस फॉर्मूले का एडवांटेज क्या होगा, 1/λ, 1.09677 सिर्फ 1.09 ले सकते हो। एक तो आपको पूरे 1.09677 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब 1.09677 क्या बन चुका है, 1 पॉइंट, विच इज एज गुड एज। और थोड़ा प्रिसाइजली भी निकालना चाहते हो तो 1.09 को अप्रोक्सीमेट करोगे 1.1 बनेगा। क्या बनेगा 1.09, 1.1 से डिवाइड करना आसान है या 1.09677 से डिवाइड करना आसान है, ऑब्वियसली 1.1। अब देखो आसान कैसे हो गया क्वेश्चन, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 5th से 2nd ऑर्बिट में आ रहा था, अब तो एक आंसर ये पर मीटर, अच्छा 10⁻7, अब एक तो आंसर ये पर मीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में नहीं आ रहा। टेकिंग रेसिप्रोकल, अब जैसे ही तुम रेसिप्रोकल लोगे देखो क्या होगा, ये क्या बन रहा था, 100/100 ऊपर जा रहा था, 21 इंटू 10⁻। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व करना क्यों आसान है, क्योंकि अब तुम्हें नीचे 1.09677 से डिवाइड नहीं करना दिलशान, अब तुम्हें सिर्फ किससे डिवाइड करना है। अगर तुम कहोगे कि 1.09 को मैम मैं 1 नहीं लिखना चाहती, तो अगर इसको राउंड ऑफ भी करोगे तो भी 1.09 क्या बनेगा, 1.1। अगर 1.09 को राउंड ऑफ कर लोगे तो क्या बन जाएगा, 1.21 इंटू 11 करना तो बहुत ही आसान है। क्या होता है 21 11 231 231 223.1। अब मुझे एक बात बताओ, 100 को 23 से तो कोई भी डिवाइड कर सकता है, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 23 4 जा 92, तो यानी कि 4 पे जाएगा। 4 मतलब डिवाइड कर लो 100 को 23 से, 12 92, ये 8.0, 80 किस पे जाएगा, 69 3 पे, और ये आएगा 1, ये 1, ये 0, 23 5 15 1 1 नहीं 4, 4.34 आ गया। अब ध्यान से देखो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 4.34 इंटू 10 के साथ यहाँ पे पावर में क्या पड़ा है, ये 7 कैसे आया था, ओरिजिनल फॉर्मूले में 1.09677 था, बट जब तुमने इसको 1.09677 बनाया था तो 10 की पावर क्या आ रही थी, 5 नहीं आ रही थी, वो सेंटीमीटर में आ रही थी, मीटर में क्या आ रही थी, 7। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, यहां तक सबको क्लियर है, इस पॉइंट को हटाना, ये क्या बन गई 9, अरे माइनस में होती है, सॉरी पावर माइनस, इतनी बड़ी वेवलेंथ कैसे होती है माइनस। तो जब ये पॉइंट हटाओगे तो -7 तो ऑलरेडी थी, अब पॉइंट हटाने से ये क्या बन गई, तो तुम्हारा आंसर क्या गया, 434 नैनोमीटर में आन। 1.09677 ऊपर है, नहीं यार ये देखो कंफ्यूज मत करो, ये देखो ओरिजिनल फॉर्मूला तुम्हारा 1.09677 है ना, 1/n1² माइनस 1 सेंटीमीटर में। ध्यान से देखो, इसको पॉइंट बनाने का मतलब है कि आप इसको 0.9677, मतलब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, पॉइंट लगाने का मतलब है, पॉइंट लगाने का मतलब ये है कुमुद कि आप 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि उसी -5 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा रहे हो, बट आप अपनी मर्जी से 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करोगे, सेम से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड सेम नंबर से आप, हाँ
अच्छा अच्छा ठीक है। अरे मतलब मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव है, वो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ओरिजिनल फॉर्मूले में पॉजिटिव ही है, बट जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस। बट एंड में 10 की पावर क्या है, बट ये पॉइंट हटाओगे तो इजीली क्या हो जाएगा, क्यों -9 करना है, क्योंकि आंसर नैनोमीटर में देना है। आंसर किस में देना है, तो अब कंक्लूजन कंक्लूजन ये है कि नॉर्मल बच्चा रिडबर्ग फॉर्मूला कौन सा याद करके जाएगा, नॉर्मल बच्चा 1/λ इक्वल्स टू 109,677 ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1 पर सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बुक में दे रखा है। हम कौन सा फॉर्मूला याद करके जाएंगे, 1/λ इक्वल टू 109,677 नहीं, बोलो मेरे साथ 1.0967 ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1 बट क्योंकि हम 1.0967 कर रहे हैं तो इंटू 10 की पावर क्या लेके जाएंगे, 5 के 7, क्योंकि अब हम पर सेंटीमीटर में नहीं लिख रहे, किस में लिख रहे हैं, पर। रट लो इंद्रजीत फॉर्मूला, हमने जो फॉर्मूला याद करके जाना है वो कौन सा है, बोलो। 1/λ इक्वल्स टू 1.0967 ब्रैकेट में 1/1 और इंटू 10 की पावर 7। लेकिन जब तुम रेसिप्रोकल करोगे, हाँ, तो वो 10 की पावर 7 क्या बन जाएगा, 10 की पावर माइनस, और फायदा क्या होगा कि वो 109,677 जो डिनोमिनेटर में जा रहा था, अब वो क्या बन के जाएगा, 1.09। 1.09 को आप क्या ले सकते हो, 1.1। तो किसी भी नंबर को 1.1 से डिवाइड करना इजी है, या जो ओरिजिनल फॉर्मूला दिया हुआ था 109,677 से डिवाइड करना इजी है। नॉर्मल बच्चा क्या कर रहा होगा, 100 को किससे डिवाइड कर रहा होगा, 10967। तुम किससे डिवाइड कर रहे होगे, उसका आंसर जल्दी आएगा या आपका आंसर जल्दी आएगा, और आपका आंसर अगर 4.34 आ भी गया तो अब आप इसका पॉइंट हटाकर 10 की पावर -7 को क्या बना दोगे, 10 की पावर -7 तो ऑलरेडी है फॉर्मूले में। -7 को -9 बनाने के लिए जो भी आपकी वैल्यू आ रही होगी, लेट्स से 4.34, 2.34, 2.22 समथिंग, उसका पॉइंट हटा के -7 को -9 आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्मूले में घूम रहा होगा, 109,677 से डिवाइड कर रहा होगा, उसका आंसर भी पर सेंटीमीटर में आ रहा होगा, वो नैनोमीटर तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। आप नैनोमीटर के काफी क्लोज हो, क्योंकि आपके फॉर्मूले में ऑलरेडी 10 की पावर 7 है, आपके फॉर्मूले में ऑलरेडी 10 की पावर 7 है, और जब आप रेसिप्रोकल कर रहे हो वही 10 की पावर 7 ऊपर जाके क्या बन रहा है, 10 की पावर माइनस। तो आप एंड में जब पहुंचोगे आप ऑलरेडी नैनोमीटर के क्लोज होगे, क्योंकि आपका आंसर ऑलरेडी 10 की पावर -7 में तो आ ही रहा है। बस आपने पॉइंट हटाकर उसको क्या बनाना है, तो आपका आंसर एक ही पल में किसमें आ जाएगा। So how we are different from other students? We will learn which formula of Rydberg formula? 1/λ equals to ब्रैकेट में और इंटू 10 की पावर। लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1.09 नीचे जाएगा, और ये जो भी वैल्यू बन रही होगी लेट्स से 100, और ये 10 की पावर 7 क्या बन जाएगा, माइनस। और जब इसको सॉल्व करके वॉटेवर आ रहा होगा, है ना, तो इसको -9 बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट हटाकर बट आपको 10 की पावर -7 को क्या करना होगा, -9, और ये अगले स्टेप में -9 हट के क्या बन जाएगा, नैनोमीटर। तो रिडबर्ग फॉर्मूला इज इजी, बट उसके न्यूमेरिकल्स आर टफ, लेकिन वो भी आपके लिए इजी बन गए, क्योंकि हमने पहले ही फॉर्मूले में ऐसी अमेंडमेंट कर दी है कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी भी ना पड़े और इजीली आपका आंसर नैनोमीटर में आ जाए। ओके, सो ओरिजिनल फॉर्मूले में 109,677 है, बट हम जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे वो 1.09,677 ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1 इंटू 10 की पावर 7 लेंगे पर मीटर में। रेसिप्रोकल करने पे वही 10 की पावर 7 क्या हो जाएगी, 10 की पावर, और एंड में जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उसका एक पॉइंट हटाकर 10 की पावर -7 को क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 10 की पावर, 2 डेसिमल हटा दोगे तो 10 की पावर -7 क्या बन जाएगी, 10 की पावर, और आपका आंसर तुरंत किस में आ जाएगा। रिडबर्ग फॉर्मूले की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए n1 और n2 कैसे लोगे, n2 क्वेश्चन में गिवन होगा, n1 भी क्वेश्चन में। अगर n1 1 दिया होगा विच सीरीज, n1 2 दिया होगा तो, n1 3 दिया होगा तो, n1 4 दिया होगा तो,
N15 दिया होगा तो Lyman series lies in which region? UV region. Balmer series lies in which region? विजिबल रीजन की रेंज क्या होती है एक बार याद करो, 452। और बाय चांस आपकी बाल्मर सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है और आपकी लैम्डा 450 नैनोमीटर और 750 नैनोमीटर में नहीं आ रही, तो मतलब आपने कोई क्वेश्चन में, हाँ यहाँ तो आ रही है, तो आई तभी आ रही है ना क्योंकि इस क्वेश्चन में मतलब वैसे रेंज पता है क्या, 400 से 800 भी लगा लेते हैं और 450 टू 750, मतलब इतना वेरिएशन नहीं है। अगर 434 भी आएगी उसको भी विजिबल, अगर मतलब 400 और 800 से क्रॉस कर जाएगी तब आपने चेक करना है। हाँ मतलब 400 टू 800 के बीच में है, उधर उधर नहीं है। और वैसे भी मैंने अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट करा है, हाँ आंसर तो सही है। ठीक है, समझ आया आज का टॉपिक, याद हुआ है आज का टॉपिक, क्या पढ़ा हमने? एटॉमिक, हमारे सिलेबस में कौन सा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है? हाइड्रोजन का। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एटम के लिए यूनिक होता है, तो किसी भी सैंपल का एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो हाइड्रोजन का है या क्या वो सोडियम का है, क्योंकि किसी भी स्पेक्ट्रा का एटम किसी एक ही एटम के लिए होता है, इट इज यूनिक, जस्ट लाइक द फिंगरप्रिंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर, although today it can be altered with surgery, but they are unique. How atomic spectra is different from white light spectra? Yes, white light spectra was because the one color was merging out of the, but what about atomic spectra? Is it continuous or it is discrete? Because it consists of different rays having boundaries. हर रे में क्या होगी, मतलब अगर व्हाइट लाइट, ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में अगर एक रेड लाइट निकल रही है और अगली अगली येलो लाइट निकल रही है, तो रेड और येलो के बीच में क्या होंगी? स्पेसिंग होंगी, बाउंड्रीज होंगी। अच्छा ओके, हमारे सिलेबस में कौन सा स्पेक्ट्रा है? इट कंसिस्ट ऑफ विच सीरीज? व्हाट इज द रेडबर्ग फॉर्मूला? क्या दोबारा बोलना? 1 बाय लैम्डा 1 पॉइंट वाला बताना मुझे फॉर्मूला। हाँ 1.09677 ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन इंटू 10 की पावर 7। वो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगी? एंड में हम उसको क्या बना देंगे? माइनस, सो दैट हमारा आंसर किस में आ जाए? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कल हम इसके क्या प्रैक्टिस करेंगे? न्यूमेरिकल। और जिन्होंने बोर, थॉमसन, रदरफोर्ड अभी तक भी नहीं रिवाइज करा वो करते रहो, क्योंकि जो अब टेस्ट होगा उन टॉपिक्स के साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो ऐड ऑन हो जाएंगे।